ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं, बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, बट ये टॉपिक आगे पूरा का पूरा ज्योमेट्री में हम लोगों को काम आएगा। अगर इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ज्योमेट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तुम्हारा जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है। सबसे पहले हमें दो चीजों के बारे में जानकारी लेना है कि एक्साइम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ एविडेंट true statement used throughout the mathematics and not specifically linked to geometry are called axioms। ठीक है, यानी कि जो ऑलरेडी प्रूफ्ड है, ठीक है, सेल्फ एविडेंट है उसका, ठीक है, और ट्रू स्टेटमेंट जो हमेशा सही होगा, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइम्स। व्हाइल दोस स्पेसिफिक टू आर ज्योमेट्री आर नोन एज पोस्टुलेट्स। ठीक है, जो ज्योमेट्री से रिलेट्स नहीं होते हैं उसको एक्साइम बोलते हैं। डेट आर नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू, मतलब स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से जो लिंक नहीं होता है, जो ट्रू स्टेटमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइम्स। और जो ज्योमेट्री से रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट होते हैं उसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। However, nowadays we do not distinguish between exams and postulates। आजकल हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ एग्जाम्स बताए गए हैं, उस चीज को हमें याद रखना है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि मान लीजिए 2 इक्वल टू 2 हो गया, 5 इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू x हो गया, इसको हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इक्वल का साइन मतलब दोनों चीजें बराबर होता है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे एग्जाम्स। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है 5 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, अगर इसके साथ में मैं 2 ऐड करूं और इसके साथ में मैं 2 ऐड करूं तो हमेशा दोनों चीजें फिर से बराबर आ जाएगा। वही चीज बताया गया है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, द होल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, यानी कि इक्वल नंबर अगर दो इक्वल चीजों पे ऐड करूंगा तो फाइनल रिजल्ट हमारा इक्वल ही आएगा। जैसे x इक्वल टू x लिखा हुआ है, सॉरी, जैसे x इक्वल टू x लिखा हुआ है, मान लेते हैं अगर इसमें कोई सेम नंबर ऐड करते हैं, इसमें भी सेम नंबर ऐड करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये भी हमेशा बराबर आएगा। सिमिलरली इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। वही चीज है कि 5 इक्वल टू 5 दिया गया है, इसमें भी -3 कर दूं, इसमें भी इक्वल नंबर माइनस कर दूं, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और वो फिर से इक्वल्स हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो ज्योमेट्री से रिलेट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम्स, जो ज्योमेट्री से रिलेट होते हैं उसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। बट आजकल क्या, जो एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, दोनों को सेम जैसा ही मान लेते हैं। जैसे हाउएवर नाउअडेज वी डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बताएगा देखते हैं। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है ए, इसी के ऊपर अगर मैं एक दूसरा पॉइंट और रख दूं जिसका नाम बोल दूं बी, ठीक है, तो दो पॉइंट कोइंसाइड कर जा रहा है, मतलब एक के ऊपर दूसरा आ जा रहा है, तो ये दोनों ए एंड बी पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसको समझने की कोशिश करते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये कैसे हमेशा सही है। ठीक है, होल का मतलब मान लेते हैं हम एक नंबर लिख लेते हैं 5.2, इसका मतलब क्या है 5 प्लस 0.2, इसको हम लोग बोलते हैं होल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं होल, और ये हो गया उसका पार्ट, एक होल का पार्ट हो गया। तो होल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन पार्ट। ठीक है, कोई एक कंप्लीट सा चीज है, ठीक है, मान लेते हैं हम इतना बड़ा एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए बी, ठीक है, इसका एक पार्ट ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक सी नाम रख देते हैं, तो ए सी जो होगा उससे बड़ा हमेशा ए बी होगा। ठीक है, यानी कि होल जो होता है हमेशा उसके पार्ट से वो बड़ा होता है, ये बोला गया। उसके बाद अगला चीज देखते हैं क्या बोला गया। थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, ये क्या बोला है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अगर इसका भी डबल ले लिया और इसका भी डबल ले लिया तो दोनों चीजें फिर से क्या हो जाएगा, बराबर। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, वही चीज है। ठीक है, फिर से दोबारा वही चीज हो गया, डबल जैसे क्या वैसे ही हाफ कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास x और x दो चीजें बराबर है, अगर x का हाफ ले लूंगा तो x/2, इधर भी x का हाफ ले लूंगा तो x/2, ये भी दोनों चीजें हमेशा बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स है एग्जाम्स के, यूक्लिड्स के कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं इस तरीके का। इसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं।
कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्स के देख लेते हैं क्या क्या इलस्ट्रेशन, क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है एग्जाम्स के। जैसे कि if the area of a triangle equals the area of a rectangle and the area of a rectangle equals that of square, then the area of the triangle also equal to the area of the square also area of the rectangle। ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम लोग A1 नाम दे देते हैं, इसको A2 नाम देते हैं, इसको A3 नाम देते हैं, ठीक है। A1 जो हो गया वो ट्राइंगल का एरिया हो गया, ठीक है, A1 को मान लिया हमने ट्राइंगल का एरिया, A2 को मान लिया हमने रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, A2 को मान लिया हमने रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, और A3 को मान लिया हमने स्क्वायर का एरिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये हमारा स्क्वायर है। अगर बोला गया है कि ट्राइंगल का एरिया अगर स्क्वायर के एरिया के बराबर हो जाए, और सॉरी रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो जाए, और रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल का एरिया जो है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियसली है, अगर A1 इक्वल टू A2 है, A2 इक्वल टू A3 है, यानी कि A1 भी A2 के बराबर है, A2 भी A3 के बराबर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान सकते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग 5, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया को मान लेते हैं 5, तो A1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। फिर 5 इक्वल टू कितना हो गया A3, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो A1 भी 5 है, A3 भी 5 आ गया, तो आखिरकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू A3। तो वही चीज बताया गया हमारा पहला इलस्ट्रेशन में कि if the area of a triangle equals the area of a rectangle and the area of a rectangle equals the area of a square, then the area of a triangle also equal to the area of the square, जो चीज हमने अभी देखा, ठीक है। ये सारे चीजें हमें ऑलरेडी पता चल जाता है ऑटोमेटिकली, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एडेड और सब्ट्रैक्ट, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट काइंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर सेम टाइप का मैग्नीट्यूड हो तो उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, उसको उसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया एक सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर ले लिया हमने, जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने ले लिया एक सिलेंडर और एक ले लिया कोन, ठीक है, और एक ले लिया ट्राइंगल, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम को मान लेते हैं V1, इसका वॉल्यूम को मान लेते हैं V2, इसका एरिया को मान लेते हैं A1। तो हम क्या कर सकते हैं, सेम तरीके की चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेम तरीके के चिल्ले बोलने का मतलब हो गया कि वॉल्यूम जो है अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए आप लोग। हम सिलेंडर का वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर कर सकते हैं, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम को कोन का वॉल्यूम से कंपेयर कर सकते हैं, बट वॉल्यूम को हम लोग एरिया के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि एरिया अलग चीज हो जाता है और वॉल्यूम जो है वो अलग चीज हो जाता है। हम लोग सेम टाइप के चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, सेम टाइप के चीजों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट डिफरेंट टाइप के चीजों को नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम लोग वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर V1 and V2, but we cannot compare volume with area, ठीक है। इसमें हम लोग V1 माइनस V2 भी कर सकते हैं, V1 प्लस V2 भी कर सकते हैं, बस एरिया के साथ उसको नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनिएगा, सेम तरीके के चीजों को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट हम लोग डिफरेंट टाइप को नहीं कर सकते। एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ, हर एक चीज खुद के बराबर होता है। दुनिया में जो भी चीज है वो अपने आप के बराबर होगा। जैसे मैंने लिख दिया 7, 7 वो 7 के बराबर होगा ऑब्वियसली। मैंने लिख दिया x, वो x के बराबर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों चीजें सेम ही है। उसके बाद इफ a ग्रेटर देन b देन देयर एग्जिस्ट अ क्वांटिटी c सच दैट a इज इक्वल टू b प्लस c। अगर कोई चीज ऐसा लिखा हुआ है, कोई चीज ऐसा लिखा हुआ है कि 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 5 बड़ा है किससे, 2 से,
तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई नंबर एक एग्जिस्ट करेगा जिसको मैं छोटे वाले के साथ ऐड कर दूं तो इसके बराबर आ जाएगा। जैसे ये 5 ये 2, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा हमारे पास 3, जिसको ऐड कर देने पे 5 और 3 जो है 5 और 2 प्लस 3 जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जिसको ऐड करने पे बड़ा नंबर और छोटा नंबर एक साथ बराबर हो सकता है, अगर छोटे नंबर के साथ हम लोग कुछ ऐड कर दे तो। उसके बाद ये चैप्टर ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते जाना पड़ेगा। ये तो हमने एग्जाम्स के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा कि एग्जाम्स क्या होता है। ठीक है, दूसरा चीज हमारे पास आ जाता है पोस्टुलेट्स। ये पोस्टुलेट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स है, ये सारे के सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आगे भी काम आएगा। ठीक है, बोला गया है ये स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point, यानी कि बोलने का मतलब कि अगर मेरे पास कहीं पे दो पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट को जोड़ के हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही एक पॉइंट है, बहुत सारा लाइन बनाया हुआ है बट उस पर अभी फोकस नहीं करना है, उस पर आएंगे हम लोग बाद में। हमारे पास एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q, तो इन दोनों पॉइंट से हमेशा एक, इसमें बोलने का मतलब है कि देखिए P से बहुत सारा लाइन पास हो सकता है, Q से भी बहुत सारा लाइन पास हो सकता है, बट एक लाइन हमेशा ऐसा आएगा जो P और Q दोनों से पास करेगा। ठीक है, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि दो पॉइंट को जोड़ करके हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बना सकते हैं, यानी कि दो पॉइंट को जोड़ करके हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्रॉम टू पॉइंट्स दे आर ऑलवेज पास ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वही चीज बोला गया, यूक्लिड एज्यूम दैट देयर इज ए यूनिक लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट से हमेशा एक लाइन जो है वो पास होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पोस्टुलेट क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनेटली। टर्मिनेटेड लाइन मतलब जो लाइन खत्म हो चुका है, जैसे मैं मान लेते हैं दो पॉइंट को जोड़ के एक लाइन बनाता हूं। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, दो पॉइंट को जोड़ के मैंने एक लाइन बना दिया। अब इस लाइन को मैं चाहूं तो एक्सटेंड कर सकता हूं इनफाइनाइट तक, जैसे इसको आगे इनफाइनाइट तक बढ़ा दूं, एरो का मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसको आगे मैं यहाँ पीछे से बढ़ा दूं, एरो का मतलब क्या, बढ़ते जा रहा है। तो यही बोला गया है कि ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली, इनडेफिनेटली सॉरी। तो एक जो लाइन हमारा खत्म हो चुका था, टर्मिनेटेड लाइन था, उसको अगर चाहे तो हम एक्सटेंड करके इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड का पहला पोस्टुलेट क्या था, यूक्लिड का पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है। पहला पोस्टुलेट्स की दो लाइन को जोड़ के हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट को जोड़ के हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। दूसरा पोस्टुलेट्स, अगर हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन है तो उसको इंडेफिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा, इस सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यस दैट्स ट्रू, कि अगर मेरे पास कोई भी सेंटर आ जाए, मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है O, ठीक है, तो इस सेंटर को लेके, ये सेंटर कहीं भी आ सकता है स्पेस में, इस सेंटर को लेके हम किसी भी रेडियस का एक सर्कल बना सकते हैं। चलिए मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक रेडियस 5 सेंटीमीटर, चाहे मैं कितना भी सेंटीमीटर के ले लूं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा क्या बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड्स का फोर्थ पोस्टुलेट ये बताता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। ठीक है, सही चीज है कि सारा का सारा राइट एंगल, चाहे मैं कैसा भी राइट एंगल बनाऊं, चाहे ऐसा बनाऊं, चाहे ऐसे बनाऊं, चाहे ऐसे बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और सारा 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल्स मतलब क्या, 90 डिग्री। राइट एंगल्स मतलब क्या हो जाता है, एंगल्स विथ 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला एंगल। तो 90 डिग्री वाला एंगल जो है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, सारे के सारे 90 डिग्री वाले एंगल्स सब एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि सबका वैल्यू जो है वो 90 डिग्री ही रहेगा। चाहे मैं कैसे भी बनाऊं फर्क नहीं पड़ता, सारा एंगल इक्वल होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको लिख दूं A, इसको लिख दूं B, इसको लिख दूं C और इसको लिख दूं D, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D होगा। सारा का सारा राइट एंगल है तो सबका एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, पोस्टुलेट्स 5 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनिएगा। पोस्टुलेट्स 5, फिफ्थ पोस्टुलेट्स को पेलीफेस एग्जाम्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या चीज है इसको देखते हैं। If a straight line falling on two straight line makes the interior angles on the same side taken together less than two right angles,
ठीक है, टू राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री. Then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side which the sum of the angles is less than two right angles. इसका मतलब क्या बोला गया है, इस चीज को समझते हैं. इस चीज को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले बोला गया कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन गिरा गया है, ठीक है, दिया गया है. इन द गिवन फिगर द लाइन ए बी फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन सी डी एंड ई एफ. ठीक है, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, आप देख सकते हैं. हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है सी डी, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ई एफ. ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन ऊपर से गिरा हुआ है जिसका नाम क्या है, ए बी. ठीक है, वही चीज इसमें बताया गया है, ध्यान से देखिएगा. इन द गिवन फिगर द लाइन ए बी फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन सी डी एंड ई एफ. ठीक है, तो ये जो पहला लाइन बोला था उसको हमने ड्रॉ कर दिया. If a straight line falling on the same straight line makes the interior angles on the same side, it taken interior angles, ध्यान से देखिएगा, on the same side taken together is less than two right angles. Two right angles मतलब कितना, 90 plus 90. एक right angle 90, दूसरा right angle 90, तो 90 plus 90 180 डिग्री. ठीक है, अगर सेम साइड में अगर हमारा क्या गिरता है, सेम साइड में अगर हम इंटीरियर एंगल लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, इसके ऊपर एक लाइन गिरा हुआ है दैट इज ए बी, और इसका इंटीरियर एंगल कौन हो जाएगा, ये और ये, सेम साइड में, सेम साइड में ये और ये इंटीरियर एंगल है. इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा. ठीक है, वही चीज इसमें बताया गया है कि कटिंग देम एट द पॉइंट जी एंड एच, ये जी और एच पॉइंट पे कट कर रहा है लाइन को, सच दैट एंगल सी जी एच, ये वाला एंगल जो मैंने अभी बताया सी जी एच, एंगल सी जी एच, और दूसरा एंगल क्या हो गया, ई एच जी प्लस ई एच जी. ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा लेस देन टू राइट एंगल. टू राइट एंगल मतलब कितना, 180 डिग्री. ठीक है, तो पहला जो बोला गया उसको हमने लिख दिया. इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल मतलब देखिए, ये दो एंगल क्या हो रहा है, अंदर में आ रहा है, ये एंगल क्या हो रहा है, बाहर में आ रहा है. तो जो अंदर में आता है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, जो बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो पहला वाला हमने देख लिया, दूसरा वाला देखते हैं. ऑन द सेम साइड भी बोला टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइंस, उसके बाद इंडेफिनेटली, उसके बाद अगर दो स्ट्रेट लाइन को मैं इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर दूं, मीट दैट साइड ऑन व्हिच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स. वो लोग वहां पे जाके मिलेगा जहां पे दो राइट एंगल, यानी कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, इसको एक्सटेंड करूं, इसको एक्सटेंड करूं तो ये यहां पे मिलेगा. ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आके मीट करेगा. बट अगर इसको एक्सटेंड करूं और इंडेफिनेटली इसको एक्सटेंड करूं तो ये दोनों कभी नहीं मिल सकता. और ये दोनों कहां पे आके मिला, जहां पे ये सम ऑफ द एंगल्स क्या था, लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, सो द स्ट्रेट लाइन CD and EF when produced on the left hand side they will meet at a point. Later on fifth postulates what modified under. फिफ्थ पोस्टुलेट को फिर से मॉडिफाई किया गया, क्या मॉडिफाई किया गया अभी देखेंगे, बट हम लोग इस पॉइंट को समझ लेते हैं. फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोला गया फिर से एक बार. If a straight line falling on two straight line makes an interior angles on the same side, it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of the angles is less than two right angle. यानी कि जिसका सम दो right angle से छोटा होगा वहीं पे जाके ये मिलेगा. ठीक है, तो ये हमारा था फिफ्थ पोस्टुलेट. और फिफ्थ पोस्टुलेट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है. मॉडिफाई करके क्या बताया गया है, मॉडिफाई करके ये बताया गया है, ध्यान से देखिए. फॉर एवरी लाइन L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. इसका मतलब बोला गया है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं. इसका मतलब बोला गया है कि अगर हमारे पास एक लाइन है L नाम का, ठीक है, हमारे पास एक लाइन है L नाम का. अब एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास जो L पे लाई नहीं करता है, L वाले लाइन पे नहीं लाई करता है. मान लेते हैं P पॉइंट है, यहाँ पे लाई करता है. तो P पॉइंट से हमेशा एक लाइन ऐसा पास करेगा जो L के पैरेलल होगा. मान लेते हैं उसका नाम है M. तो फिफ्थ पोस्टुलेट ऐसा बोला गया है कि उस P पॉइंट से हमेशा एक ऐसा लाइन पास करेगा जो हमेशा L के पैरेलल होगा, यानी कि L इज पैरेलल टू M. ठीक है, समझ में आया सबको मैंने क्या बताया. Yes, sir.
चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगला कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू दी सेम लाइन। ठीक है, और उसी के साथ एक और चीज बताया गया है कि जो डिस्टिंक्ट लाइन होता है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि दो अलग अलग अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो, यानी कि एक लाइन ऐसे मान लेते हैं एल के नाम से, दूसरा लाइन ऐसे मान लेते हैं एम के नाम से, तो ये दोनों का भी पैरेलल नहीं हो सकता। एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, ये दोनों कभी पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरसेक्टिंग जो पैरेलल लाइन होता है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और एक दो पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करा देना चाहूंगा। जो पैरेलल लाइन होता है कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। दूसरा चीज, इंटरसेक्ट नहीं करता है मतलब एक पॉइंट में कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। और दूसरा चीज, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट। अगर यहाँ पे डिस्टेंस डी है तो अगर मैं आगे भी जाके दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा तो ये भी डिस्टेंस डी ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दो पॉइंट, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, वो लोग एक पॉइंट में कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines, the distance between two parallel lines is always same। ठीक है, सेम बोलिए या कांस्टेंट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदल रहा है, सेम मतलब हमेशा वही रहे, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट याद ही होगा, ये सारे पॉइंट उतने याद करने वाली चीजें नहीं है, ये उसको बस समझने वाली चीजें हैं थोड़े से। कुछ कुछ स्टेटमेंट है, क्या क्या स्टेटमेंट है देखते हैं। A sentence which can be judged to be true or false is called a statement। कोई सेंटेंस लिखा गया है हमारे पास, ठीक है, और वो सेंटेंस अगर ऐसा है कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकता, जैसे शायद, हो सकता है, इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए। अगर वो सही या गलत हो रहा है, या तो सही होगा या फिर गलत होगा, अगर ऐसा हम लोग देख के बता सकते हैं तो उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे मैंने ऐसा बोल दिया कि 5 इज ग्रेटर देन 2, ये हमेशा सही है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि सही है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ये गलत है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 360 डिग्री, बट इसने कितना बोल रखा है, 180 डिग्री, तो ये फॉल्स है, ये गलत है, हम देख के बोल पा रहे हैं, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब क्या होगा, या तो सही या तो गलत। अगर मेरे पास ऐसा बोला जाए कि x plus 10 is greater than 15 is a sentence but not a statement। ठीक है, कैसे, x plus 10 is greater than 15 ऐसा बोला गया। अगर x का वैल्यू 1 हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया, तब ये फॉल्स हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 6 हो गया, x का वैल्यू 7 हो गया, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये कुछ किस चीजों के लिए सही भी है, कुछ चीजों के लिए गलत भी है, इसको हम लोग डायरेक्टली देख के नहीं बता पाएंगे कि ये जो है चीजें पूरा का पूरा सही है या पूरा का पूरा गलत है। ठीक है, ये सही भी है और गलत भी है। जब इस तरीके के सेंटेंस हमारे पास आते हैं जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते। स्टेटमेंट मतलब जिसको हम लोग देख के ही बता सकते हैं, या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा, तो इस तरीके की चीजों को बोला जाता है स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बोले कुछ थ्योरम्स दिए हुए हैं, थ्योरम्स को देखते हैं। थ्योरम्स क्या दिया हुआ है, ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम। ठीक है, किसी चीज को मैंने बोल दिया कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, तो उस स्टेटमेंट को सही करने के लिए कुछ कुछ प्रूफ भी देना पड़ेगा। जब हम उसका प्रूफ देते हैं तो उस स्टेटमेंट को बोला जाता है थ्योरम। एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ ए थ्योरम इज नोन प्रूविंग द थ्योरम। जब हम लोग उसको क्या कैसे सही है ये चीज बताते जब हैं तो उसको बोलते हैं प्रूविंग द थ्योरम। अगर वो थ्योरम सही है या गलत है, अगर हम उसका कोई स्टेटमेंट अगर सही है या गलत है उसका प्रूफ दे सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं
थ्योरम्स, ठीक है। और उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, जो काम करते हैं, उसको बोलते हैं प्रूविंग। जैसे सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, ये सही है, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये भी सही है। तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा थ्योरम। A statement whose truth can easily be deducted from a theorem is called is corollary. Corollary आगे सारा चीज पढ़ने को मिलेगा कि corollary क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, ठीक है। मतलब ऐसा चीज थ्योरम से देख के हम कुछ कुछ चीजें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरम को देख के हम कुछ कुछ चीजें अगर आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सीधा देख के थ्योरम को देख के पता लगा सकते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कोरोलेरी। उस चीज को बोला जाता है कोरोलेरी, ठीक है। तो आया समझ में कोरोलेरी क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या होता है, हमने देखा अभी। आया कि नहीं आया समझ में? क्या मेरा साउंड आप लोगों को क्लियर? हाँ बोलिए, बोलिए प्रकाश। एक बार समझा दीजिए सभी कोरोलरी। कोरोलरी ना, ठीक है, चलिए। ठीक है। कोरोलरी कैसे, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है। अगर हमें पता चल जाता है थ्योरम के, हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरम मतलब क्या, स्टेटमेंट को अगर हम प्रूफ करते हैं तो वो स्टेटमेंट बन जाता है थ्योरम। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है एक्स वाई और जेड, ठीक है। ट्राइंगल में 3 एंगल है। मान लेते हैं हम ये प्रूफ कर देते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे वो आगे देखेंगे, अभी बस मैं कोरोलरी क्या होता है वो चीज बता रहा हूं। मान लेते हैं सम ऑफ वन एंगल इज इक्वल, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये कैसे प्रूफ होता है उसको आगे हम लोग देखेंगे, बट अभी जस्ट हम कोरोलरी को समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक थ्योरम दिया हुआ है और थ्योरम में बोला गया कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस थ्योरम से देख के हम लोग क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं, जो चीजें हम लोग पता लगा पाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोलरी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो बी है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। एकदम आसानी से पता लगा सकते हैं। क्यों पता लगा सकते हैं? क्योंकि टोटल एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम जो ए और सी है, इन दोनों का सम को 90 डिग्री होना पड़ेगा, तभी 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये जो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है, इसको आसानी से देख के हम लोग पता लगा पा रहे हैं। तो जब हम चीजों को बड़े आसानी से देख के पता लगा पाते हैं किसी थ्योरम से, ऐसा भी नहीं हर एक चीज से नहीं, किसी थ्योरम से अगर हम पता लगा पाते हैं किसी स्टेटमेंट को, तो वो हमारा बन जाता है कोरोलरी। तो उस चीज को बोला जाता है कोरोलरी, ठीक है। समझ में आया क्या बताया मैंने? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कुछ कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें उसके बारे में जानकारी लेना है। तो इस चैप्टर में हमें कुछ ज्यादा करने को मिलेगा नहीं, ये इस चैप्टर में बस हमें क्या कुछ कुछ चीजों को समझना है और नॉलेज लेना है कि ये चीज कैसा होता है, ये चीज कैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, किसको कंपेयर कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, 2 पॉइंट को जोड़ के हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को जब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में, हम लोग वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ टर्म्स होता है ज्योमेट्री से रिलेटेड, देखते हैं कि वो टर्म्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। सबसे पहला चीज आता है हमारे पास पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है, ये पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। जैसे मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा मान लिया ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। y डैश ये o और ये x डैश। कहीं पे एक पॉइंट है हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट है, इसका नाम P 2,3। अब ये अगर पॉइंट मैंने बता दिया, पॉइंट क्या लिखा 2,3। अब ये 2,3 पॉइंट एक्चुअली में क्या बता रहा है? ये एक लोकेशन को बता रहा है कि अगर मेरे को 2,3 तक जाना है तो मेरे को x एक्सिस पे 2 डिस्टेंस जाना पड़ेगा और y एक्सिस पे
3 डिस्टेंस जाना पड़ेगा, तब जाके हम कहां पे पहुंच जाएंगे, पॉइंट पी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट एक्चुअली में क्या बताता है, पॉइंट किसी चीज का लोकेशन को बताता है। ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, और लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस का। ठीक है, ये चीज लिखा गया है, ए फाइन डॉट रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट, और पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि पॉइंट को दिखाने के लिए हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा चीज पॉइंट है, कौन सा चीज स्ट्रेट लाइन है। तो पॉइंट का जो सिंबल होता है वो होता है डॉट। ठीक है, किसी भी पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा सा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिनोट ए पॉइंट बाय कैपिटल लेटर्स। हम लोग जब भी हम लोग पॉइंट को लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे ये पॉइंट अगर हो गया तो उसको उसे ए लिखेंगे, ये पॉइंट अगर है तो उसको ऐसे स्मॉल लेटर ए में नहीं लिखेंगे। तो याद रखिएगा, पॉइंट को हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, पॉइंट को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, सबसे पहले चलिए लाइन पढ़ते हैं, फिर लाइन सेगमेंट, फिर रे, इस तरीके से समझ में आएगा ज्यादा आसानी से। ठीक है, सबसे पहले लाइन पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइन, लाइन क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट, चलिए लाइन सेगमेंट से ही पढ़ते हैं क्योंकि ये डिफाइन क्या है लाइन सेगमेंट से। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है देख लेते हैं। द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। मैं सारी चीजों को एक बार फिर से बताऊंगा। अगर कोई भी दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट को अगर मैंने जोड़ दिया तो हमें एक स्ट्रेट पाथ मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसी को बोला जाता है लाइन सेगमेंट, और ये फाइनाइट लेंथ का होता है। ठीक है, फाइनाइट लेंथ का मतलब इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, चाहे 5 सेंटीमीटर, चाहे 6 सेंटीमीटर, चाहे 8 सेंटीमीटर, इस तरीके का होगा। ठीक है, उसके बाद द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, और लाइन सेगमेंट को कैसे दर्शाता है, लाइन सेगमेंट का सिंबल है ऐसे। ठीक है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और ये जो ए और बी हो गया, इस ए और बी को हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनिट लेंथ। डेफिनिट लेंथ जैसे मैंने बताया कि फाइनाइट लेंथ का होगा, वो इनफाइनाइट नहीं होगा, उसको मेजर कर सकते हैं। The distance between the 2 points A and B is equal to the length of the line segment AB. A और B के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ AB। ठीक है, लेंथ ऑफ AB अगर हमें पूछा जाए कि लेंथ ऑफ AB क्या है, A से लेके B तक का जो डिस्टेंस होगा, चाहे हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम मेजर करेंगे वही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन AB। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन AB, डिस्टेंस बिटवीन AB का मतलब क्या होगा, वही हमारा लेंथ हो गया। क्लियरली AB और BA डिनोट्स द सेम लाइन सेगमेंट। अगर AB बोला जाए या BA बोला जाए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिएगा कैसे दिखाया जाता है, ऐसे या ऐसे, ये दोनों सेम लाइन सेगमेंट को बताता है। लाइन सेगमेंट सेम ही लाइन सेगमेंट को बताएगा। ठीक है, और दोनों का लेंथ भी क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद अगला आता है रे। ये रे क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। A line segment AB when extended indefinitely in one direction is the ray। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है PQ। ठीक है, PQ को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। अब क्या करते हैं, किसी एक साइड को मैं इनफाइनाइट लेंथ बढ़ा दूं, ऐसे करके ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मान लिया बढ़ते जा रहा है। इनफाइनाइट कैसे दिखाएंगे, हम एक एरो से दिखाएंगे। एरो का मतलब क्या, ये इस तरफ बढ़ते जा रहा है, क्यू की तरफ जो है ये पॉइंट जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, क्यू की तरफ ये पॉइंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कभी भी अगर ऐसा होता है कि एक पॉइंट फिक्स्ड रहता है और दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते जाते रहता है, तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं रे। इसको हम लोग बोलते हैं रे, और ये इनफाइनाइट लेंथ का होता है। क्यों, क्योंकि ये एक साइड बढ़ते जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ पे बढ़ते जा रहा है, तो इसका कोई डेफिनिट लेंथ या फाइनाइट लेंथ नहीं होता, ये इनफाइनाइट लेंथ का होता है। और इसको कैसे लिखते हैं, पी क्यू। ठीक है, और ये डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, पी से लेके क्यू की तरफ बढ़ रहा है। और यही एग्जांपल यहाँ पे ए बी नाम से रे दिया हुआ है। रे ए बी हैज वन एंड पॉइंट ए, एक एंड पॉइंट है ए, दूसरा एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट मतलब जहां पे चीजें खत्म हो जाए आके। अगर मैं लाइन सेगमेंट को देखूंगा तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों जगह खत्म है, कोई भी उसके बाद आगे पीछे नहीं बढ़ रहा है, तो ये हमारा एंड पॉइंट्स हो जाता है। बट अगर मैं रे को ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे एक ही एंड पॉइंट होता है, वो एंड पॉइंट कौन सा है हमारा, P। A ray has no definite length, मैंने बताया था अभी infinite length का होगा। A ray cannot be drawn, it can simply be represented on a plane of a paper। To draw we would mean to represent it। ठीक है,
रे को हम लोग ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते। ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को बोला जाए कि आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए इनफाइनाइट लेंथ का, तो ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते तो ये स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। इनफाइनाइट लेंथ हो गया तो जाते रहेगा जाते रहेगा, तो इतने लंबे चीज को हम लोग नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस एरो का यूज करते हैं। ऐसे एक साइड हम लोग एरो यूज करते हैं, मतलब एक साइड ये बढ़ते जा रहा है। अगला आता है हमारे पास लाइन। ये लाइन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। A line segment AB when extended indefinitely in both the direction is called a line. अब हम लाइन को क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB। जब दोनों साइड से हम इसको बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं कि ये आगे से भी बढ़ते जा रहा है B के साइड से भी, ये पीछे से भी बढ़ते जा रहा है A के साइड से भी। जब ये दोनों साइड से बढ़ने लगता है यानी कि इसका कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता है, नो एंड पॉइंट्स, ठीक है, नो एंड पॉइंट्स। जब ये लाइन सेगमेंट दोनों साइड से हम इसको बढ़ा देते हैं तब इस लाइन सेगमेंट का नाम हो जाता है लाइन, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए बी, और हम बताते हैं कि बी के साइड से भी बढ़ रहा है और ए के साइड से भी बढ़ रहा है, तो लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रे को एक साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये एक साइड क्यू के साइड से बढ़ रहा है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट को हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपली ऐसा दिखा देते हैं क्योंकि ये किसी भी साइड से नहीं बढ़ रहा है तो इसका कोई भी एरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा लाइन। लाइन में क्या क्या चीजें होता है, लाइन में होता है ये लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, नो डेफिनिट लेंथ, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रहा है। ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन, इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंट ऑन ए प्लेन ऑफ ए पेपर। लाइन जो है उसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वो भी इनफाइनाइट लेंथ होगा, तो इसीलिए हम उसको एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बी के साइड से भी इनफाइनाइट बढ़ते जा रहा है और ए के साइड से भी इनफाइनाइट बढ़ते जा रहा है। टू ड्रॉ ए लाइन we would mean to represent it. Sometimes we labeled by smallest letter L, M and etc. जैसे ये लाइन हो गया, लाइन को हम बोल दिया कि ये लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो इस लाइन का नाम दे दिया हमने M, इस लाइन का नाम दे दिया हमने L, इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लाइन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइन। ये हाफ लाइन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। Let ABC be any 3 points on a given line L such that A between B and C, we delete the point A, then each of the two remaining parts namely AC is called a half lines। यानी कि कोई भी एक लाइन बना दिया हमने, लाइन पे कोई भी 3 पॉइंट डाल दिया A B और बीच का पॉइंट हमने डाल दिया C। अगर C को मिड पॉइंट मान लेता हूँ A B का और हाफ हाफ कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक हाफ हो गया और ये दूसरा हाफ हो गया, ठीक है। ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो इस तरीके के लाइन को बोला जाता है हाफ लाइन, ठीक है। समझ में आप लोगों का लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आप लोगों को लिख लेना है, बढ़िया से इसको लिख लेना है अपने कॉपी में, ठीक है, जितना बताया गया है। और इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास का क्या करना है, आप लोग को ये सारा चीजें अच्छे से लिख लेना है अपने कॉपी में, ठीक है, समझ में आया?